साहित्य और कविताओं की दुनिया में हाँ। जब भी प्यार, गहरे जज्बातों या फिर किसी के टूटते हुए दिल का जिक्र होता है हाँ। तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही पुरानी चीजें, चांद सितारे, महकते हुए फूल या फिर बारिश की बूंदें। सदियों से इन्हीं प्राकृतिक और कोमल उपमाओं का इस्तेमाल होता आया है। बिल्कुल, और ये सब सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारी भरकम लोहे की पटरियों, कोयले की कालिख, इंजन के धुएं और भारतीय रेलवे के किसी बेहद व्यस्त जंक्शन के शोर शराबे के बीच एक टूटते हुए दिल की आवाज सुनी जा सकती है? ये सुनने में ही काफी थोड़ा अजीब और नया लगता है ना? आज की हमारी इस डीप डाइव का आधार एक बेहद अनोखी और सच कहूं तो दिमाग झकझोर देने वाली कविता है। इसका शीर्षक है द शंटिंग हार्ट ऑफ द लूप लाइन। हमारा आज का मिशन इसी बात की गहराई में उतरना है कि कैसे इस कविता में रेलवे की नीरस, तकनीकी और पूरी तरह से औद्योगिक शब्दावली का इस्तेमाल इंसानी भावनाओं, अधूरे प्यार और जीवन के उस ठहराव को दर्शाने के लिए किया गया है जहां इंसान बस फंस कर रह जाता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम इस कविता की परतों को खोलते हैं तो ये सिर्फ प्यार या रोमांस तक सीमित नहीं रहती। ये मानव मनोविज्ञान की उस अजीब स्थिति के बारे में बात करती है जहां एक इंसान किसी रिश्ते में या जीवन के किसी मोड़ पर पूरी तरह से अटका हुआ महसूस करता है। एक ऐसा मानसिक ठहराव जो अक्सर असंतुलित और एक तरफा रिश्तों में देखने को मिलता है। एकदम सही। हम अक्सर देखते हैं ना कि लोग सालों साल एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। ये कविता उसी पैटर्न, उसी घुटन को एक इंडस्ट्रियल लेंस से दिखाती है। ये उस अजीब से भ्रम को पकड़ती है जहां इंसान को लगता है कि वो जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जबकि असलियत में वह सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा होता है। और यही भ्रम इस कविता की नींव है। अगर भारतीय रेलवे के किसी भी बड़े स्टेशन या यार्ड को इमेजिन किया जाए, वहाँ हमेशा एक अजीब सी अफरा तफरी होती है। बहुत सारा शोर, लोहे के टकराने की आवाज़ें, इसी माहौल को आधार बनाते हुए कविता की शुरुआत होती है। हाँ, जो उस ठहराव के एहसास को बहुत ही तकनीकी ढंग से पकड़ती है। बिल्कुल। कविता कहती है, कभी इस लाइन पर कभी उस लाइन पर जिंदगी भर बस शंटिंग ही करते रह गए। अब जो लोग रेलवे की कार्यप्रणाली को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्हें पता होगा कि शंटिंग असल में क्या होती है। ये ट्रेन के डिब्बों या इंजनों को महज एक पटरी से दूसरी पटरी पर आगे पीछे करने की प्रक्रिया है। और इसमें ऊर्जा बहुत लगती है। बहुत ज्यादा। जब किसी यार्ड में शंटिंग चल रही होती है तो इंजन अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो बहुत शोर करता है, पटरियों से चिंगारियां निकलती हैं, भारी मात्रा में डीजल या कोयला जलता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि वो ट्रेन असल में कहीं नहीं जा रही होती। और मजेदार बात यह है कि उस इंजन को देखकर लगता है कि वो बहुत व्यस्त है, वो पसीने से तरबतर इंसान की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो बस स्टेशन के यार्ड में ही इधर उधर खिसकाया जा रहा है। ऊर्जा का इतना बड़ा निवेश हो रहा है लेकिन तय की गई वास्तविक दूरी एकदम शून्य है। शून्य, बिल्कुल शून्य। अगर इसे सीधे तौर पर जीवन और हमारे रिश्तों से जोड़कर देखा जाए तो शंटिंग उस रिश्ते का सबसे बेहतरीन और सटीक उदाहरण है जहां बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, फिर समझौते होते हैं, वादे किए जाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर से पैचअप होता है। भावनाएं कभी इस चरम पर होती हैं तो कभी उस चरम पर। हाँ, और ये सब बिल्कुल उसी शंटिंग इंजन की तरह है जो लगातार चल रहा है, धुआं उगल रहा है, थक रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा इमोशनल ड्रेन होता है। इंसान अपनी पूरी जान लगा देता है ये सोचकर कि शायद इस बार चीजें सुधर जाएं, शायद इस बार ये रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन वो इंसान बस उसी एक दायरे में कैद रह जाता है। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा, अपना समय एक ऐसे रिश्ते पर खर्च कर देता है जो उसे कभी उसकी मंजिल तक नहीं ले जाने वाला। शायद इससे भी डरावना हिस्सा वो भ्रम है जो ये पैदा करता है। शंटिंग के वजह से इंसान को लगने लगता है कि जीवन में कुछ घटित हो रहा है। रिश्ते में इतनी उथल पुथल होती है कि वो एक इल्यूजन ऑफ मूवमेंट यानी गति का भ्रम पैदा करती है। गति का भ्रम, ये बहुत ही सटीक शब्द है। दिमाग को लगता है कि हम लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, मना रहे हैं, मतलब हम रिश्ते पर काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ गति का भ्रम है, प्रगति का नहीं। ये उस शंक कॉस्ट फैलेसी की तरह है जहां इंसान सोचता है कि उसने इतना समय और ऊर्जा इस शंटिंग में लगा दी है तो अब वो इसे छोड़कर कैसे जा सकता है। गति का भ्रम, प्रगति का नहीं, ये विचार सच में अंदर तक हिट करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग पूरी जिंदगी इसी चंटिंग में निकाल देते हैं। लेकिन बात सिर्फ भाग दौड़ की नहीं है,
बात उस भागदौड़ के बाद आने वाले सन्नाटे और इंतजार की भी है। कविता आगे इस दर्द को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो स्टेशन पर इंतजार वाला हिस्सा। हाँ, एक और दृश्य इमेजिन करते हैं। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं, इंजन चालू है, सब कुछ तैयार है। यात्रा शुरू करने के लिए हर चीज परफेक्ट है। लेकिन वो ट्रेन तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि स्टेशन मास्टर उसे हरी झंडी ना दिखा दे, जब तक आगे के स्टेशन से ये संदेश ना आ जाए कि रास्ता साफ है। इसी बेबसी को कविता में बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। उम्मीद थी कि तेरे दिल से कभी तो लाइन क्लियर मिलेगा, हमारे भी इंतजार का कोई स्टार्टर सिग्नल खिलेगा। ये इंतजार की इंतहा है। और जब हम इस रूपक को एक तरफा प्यार या अनबैलेंस्ड रिश्तों के चश्मे से देखते हैं, तो ये उस बेबसी को सामने लाता है जो शायद ही किसी और तरीके से इतनी अच्छी तरह समझाई जा सकती हो। यहाँ लाइन क्लियर का मतलब सिर्फ एक रेलवे टर्म नहीं है, ये सामने वाले के दिल से स्वीकृति मिलने का प्रतीक है। एक तरह की परमिशन या वैलिडेशन। बिल्कुल, ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति की ओर इशारा करता है जहां किसी एक व्यक्ति का पूरा भावनात्मक वजूद, उसकी पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति या उसकी हरी झंडी के भरोसे बैठी है। सामने वाले का एक मैसेज आएगा या उसकी तरफ से एक इशारा मिलेगा, तभी वो इंसान खुश हो सकेगा, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही लाचार कर देने वाली स्थिति है। एक तरह से अपनी जिंदगी की ट्रेन का कंट्रोल पैनल किसी और के हाथों में सौंप देना। स्टार्टर सिग्नल का इंतजार करने का मतलब है कि आपके पास इंजन भी है, ईंधन भी है, आप जाना भी चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आगे बढ़ने की चाबी किसी और को दे रखी है। और इंसान बस यही सोचता रहता है कि शायद आज हरी बत्ती जल जाए, शायद आज वो वैलिडेशन मिल जाए। हाँ, इंसान सोचता है शायद आज वो मुझे अहमियत दे दे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ये एक ऐसी अधीनता है जहां इंसान अपनी इच्छा से अपनी ही जिंदगी का कोई कदम नहीं उठा पाता। और उस इंतजार का जो प्रेशर होता है वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जैसे स्टेशन पर खड़ी उस ट्रेन के मुसाफिर हर मिनट खिड़की से बाहर झांककर सिग्नल को देखते हैं कि लाल बत्ती हरी हुई या नहीं। रिश्तों में भी इंसान बार बार फोन चेक करता है, सामने वाले के मूड को रीड करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी दुनिया को उस लाल सिग्नल के सामने रोक कर खड़ा कर देता है। सही कहा, ये इंतजार सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आत्मविश्वास की बर्बादी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कविता सिर्फ इस इंतजार पर ही आकर नहीं रुकती। ये उस रिश्ते के उस जाल, उस भूल भुलैया के भीतर भी प्रवेश करती है जो इंसान को पागल कर सकती है। जो लोग सोचते हैं कि प्यार बहुत सरल और सीधी चीज है, उन्हें रेलवे का ये अगला कॉन्सेप्ट जरूर समझना चाहिए। बात हो रही है इंटरलॉकिंग की। रेलवे में इंटरलॉकिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल तकनीकी और सुरक्षा प्रणाली है। पुराने जमाने की केबिन याद है, जहां बहुत सारे बड़े बड़े लीवर हुआ करते थे? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक सिग्नल कई दूसरे सिग्नलों और पटरियों के कांटों से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर स्टेशन मास्टर एक लीवर खींचता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। किसी ट्रेन को तब तक सिग्नल नहीं दिया जा सकता जब तक कि सारे कांटे सही दिशा में सेट ना हो। ये एक तरह का ऐसा जाल है जिसमें हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। एक गियर अटका तो पूरा स्टेशन जाम हो सकता है। और किसी इंसान के मन को या किसी रिश्ते की डायनामिक्स को इंटरलॉकिंग की तरह कल्पना करना, ये सच में एक जीनियस विचार है। एकदम, ये मानवीय व्यवहार की सबसे उलझी हुई परतों को खोलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाले इंसान की भावनाएं, उसकी शर्तें, उसका मूड इतने जटिल और एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि जो व्यक्ति उससे प्यार करता है वो उसी भूल भुलैया में खो के रह गया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां कुछ भी सीधा या सरल नहीं होता। बिल्कुल, अगर एक बात सुलझाने की कोशिश की जाए तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तुमने ऐसा कहा तो मैंने वैसा किया, और क्योंकि मैंने वैसा किया इसलिए आज ये हुआ। ये सब कुछ बिल्कुल एक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सामने वाले की खुशी किसी ऐसी शर्त पर निर्भर है जो शायद कभी पूरी ही ना हो सके। जैसे किसी दोस्त का वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहां आपको बाहर से देखकर लगता है कि भाई तुम बस ये एक बात कह दो और मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वो जवाब देता है, अरे नहीं, अगर मैंने ये कहा तो उन्हें वो पुरानी बात याद आ जाएगी और फिर वो वहां से नाराज हो जाएंगे। यही तो इंटरलॉकिंग है। यही इंटरलॉकिंग है। और इसी इंटरलॉकिंग के साथ एक और भारी रेलवे शब्द जुड़ता है जिसने इस कविता में जान डाल दी है, कॉशन ऑर्डर। जब ट्रैक पर कोई मरम्मत का काम चल रहा होता है या आगे पटरियों पर कोई खतरा होता है तो लोको पायलट को एक कॉशन ऑर्डर यानी चेतावनी का आदेश दिया जाता है।
इसका मतलब है कि ट्रेन को अब सामान्य रफ्तार से नहीं बल्कि एक बहुत ही सख्त गति सीमा के भीतर बहुत धीमी रफ्तार से और बेहद सावधानी से चलाना है। क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी तेज रफ्तार एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नहीं, दोनों चीजों को जोड़कर कविता कहती है, मगर तेरी इंटरलॉकिंग में हम उलझे रह गए, कॉशन ऑर्डर पर चलते चलते उम्र गुजर गई। कॉशन ऑर्डर पर चलते चलते उम्र गुजर जाना रिश्तों के संदर्भ में ये एक बहुत ही घुटन भरी स्थिति का वर्णन है। कॉशन ऑर्डर पे चलने का सीधा सा मतलब है हमेशा डर डर के जीना। ये उस घुटन को दर्शाता है जहां कोई इंसान स्वाभाविक रूप से बिना किसी फिल्टर के नहीं जी सकता। उसे हमेशा वॉकिंग ऑन एग शेल्स वाली स्थिति में रहना पड़ता है। बिल्कुल, हर शब्द बोलने से पहले, हर कदम उठाने से पहले, यहाँ तक कि कोई मजाक करने से पहले भी ये सोचना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं सामने वाला फिर से नाराज ना हो जाए, या कहीं वो किसी बात का गलत मतलब न निकाल ले। इस तरह के रिश्ते में कोई सहजता नहीं होती, कोई आजादी नहीं होती। लगातार एक अदृश्य खतरा मंडराता रहता है कि कब ब्लास्ट हो जाए। हाँ, और इस लगातार सतर्क रहने की स्थिति में इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। वो अपना असली वजूद ही खो देता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि सामने वाले का मूड खराब ना हो। जैसा कि कविता कहती है, इसी सावधानी में, इसी संभल संभल कर चलने में ही इंसान की पूरी उम्र गुजर जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि आजादी से सांस लेना क्या होता है। ये कल्पना ही अपने आप में कितनी थका देने वाली है। बहुत ज्यादा। लेकिन अब हम इस गहन चर्चा के सबसे भावनात्मक और चरम बिंदु पर आते हैं। पूरी कविता जिस एक अंतिम एहसास, जिस एक दर्दनाक सच की तरफ बढ़ रही थी, वो इन आखिरी पंक्तियों में आकर एक झटके के साथ सामने आता है। ये वो पल है जहां आंखों से पट्टी खुलती है। कविता का समापन किन पंक्तियों से होता है? लगा था कि हम मेन लाइन के मुसाफिर हैं, पर तेरे इश्क में हम बस लूप लाइन के शंटिंग नेक बनकर रह गए। ये एहसास एक ऐसा झकझोर देने वाला पल है जो किसी को भी सुन कर सकता है। सच में, रेलवे की दुनिया में मेन लाइन और लूप लाइन का अंतर कोई भी ऐसा व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी ट्रेन का सफर किया हो। मेन लाइन वो मुख्य पटरी होती है जिस पर राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण और वीआईपी ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार से बिना किसी रुकावट के शान से गुजर जाती हैं। ये प्राथमिकता की निशानी है। ये उस ट्रैक का सबसे अहम हिस्सा है। और हर इंसान जो किसी से प्यार करता है, उसे भी हमेशा यही लगता है कि वो अपने साथी के जीवन की मेन लाइन है। उसे लगता है कि रिश्ते में उसे सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उसकी जगह सबसे खास है। वो सोचता है कि बाकी सारी चीजें रुक सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा रास्ता साफ रहेगा। लेकिन असलियत का सामना जब होता है तो वो बहुत कड़वा होता है। हकीकत में उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक लूप लाइन था। लूप लाइन? हाँ, लूप लाइन वो साइड वाली पटरी होती है जहां मालगाड़ियों या कम महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें घंटों वहां इंतजार करवाया जाता है ताकि मेन लाइन वाली जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं वे तेजी से और बिना रुके आगे निकल सकें। जब कोई व्यक्ति किसी को अपनी जिंदगी की लूप लाइन पर रखता है तो इसका मतलब है कि वो उसे अपनी सुविधा और अपने समय के अनुसार किनारे कर देता है। ये वो मोमेंट होता है जब आप लूप लाइन पर अपनी रुकी हुई ट्रेन में बैठे होते हैं और अचानक बगल से मेन लाइन पर एक सुपरफास्ट ट्रेन धड़धड़ाते हुए निकल जाती है। उस तेज ट्रेन के गुजरने से जो रुकी हुई ट्रेन के शीशे कांपते हैं, वो कंपन उस इंसान के दिल के कांपने जैसा है जिसे अचानक एहसास होता है कि वो प्राथमिकता नहीं बल्कि सिर्फ एक विकल्प है, सिर्फ एक ऑप्शन। जब सामने वाले को जरूरत होती है, जब उसके पास खाली समय होता है, तब वो उस व्यक्ति के पास आ जाता है। और जब उसकी जिंदगी में कोई और प्राथमिकता आ जाती है, चाहे वो काम हो, दूसरे लोग हों या कोई नया शौक, तो उस पहले इंसान को चुपचाप इंतजार करने के लिए लूप लाइन पर किनारे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ कविता एक कदम और आगे जाती है और वो दर्द को उस स्तर तक ले जाती है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होती है। कविता में सिर्फ लूप लाइन होने की बात नहीं कही गई है, बात कही गई है लूप लाइन का शंटिंग नेक बनने की। रेलवे के बुनियादी ढांचे में शंटिंग नेक ट्रैक का वो हिस्सा होता है जो एक अंधे मोड़ या डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाता है। वहां एक बफर लगा होता है, वो रास्ता कहीं नहीं जाता, वो आगे किसी शहर से नहीं जुड़ता। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंजनों या डिब्बों को पीछे धकेलने, दिशा बदलने या कुछ समय के लिए फालतू डिब्बों को खड़ा करने के लिए किया जाता है। एक बार इंजन का काम खत्म हो जाने के बाद वो इंजन वापस मुख्य स्टेशन की तरफ चला जाता है और वो शंटिंग नेक फिर से बिल्कुल अकेला,
खाली और वीरान हो जाता है। ये एक तरह से इस्तेमाल किए जाने का प्रतीक है। निश्चित रूप से रिश्ते में किसी का शंटिंग नेक बन जाना शायद सबसे बड़ा विश्वासघात और सबसे गहरी चोट है। नायक को अंत में ये एहसास होता है कि उसके साथी ने कभी उसे मंजिल माना ही नहीं था। उसने केवल अपनी सहूलियत, अपनी किसी तात्कालिक भावनात्मक जरूरत या शायद अपने खालीपन को भरने के लिए उसका इस्तेमाल किया, अपनी दिशा बदली और फिर उसे एक ऐसे बिंदु पर लाकर छोड़ दिया जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। शंटिंग नेक पर आकर हर उम्मीद दम तोड़ देती है। वहां से कोई ट्रेन आगे नहीं जाती। यह एक पूर्ण और अंतिम ठहराव है। यह एहसास कि जीवन के इतने कीमती साल, इतनी गहरी भावनाएं एक ऐसे व्यक्ति पर खर्च कर दी गईं जिसके लिए वो केवल एक सुविधा से ज्यादा कुछ नहीं था, ये इस कविता का सबसे मार्मिक और दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? यह कविता साबित करती है कि साहित्य में रूपकों की, मेटाफर्स की कोई सीमा नहीं होती। प्यार और दिल टूटने की बात सिर्फ गुलाब के कांटों या बारिश के आंसुओं से नहीं की जा सकती। भारी भरकम औद्योगिक शब्द, लोहे की पटरियां, सिग्नलों की चमकती बत्तियां और एक रेलवे यार्ड की कालिक, इन सब में भी कितनी गहरी, कितनी सच्ची मानवीय संवेदनाएं छिपी हो सकती हैं। ये कविता इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारे आसपास की एकदम नीरस और भौतिक दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया और हमारे सबसे गहरे दुखों का आईना बन सकती है। इस चर्चा के बाद मुझे यकीन है कि किसी भी रेलवे स्टेशन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। वहां शंटिंग करते हुए उस भारी इंजन को या लाल से हरे होते हुए उस स्टार्टर सिग्नल को देखकर अब सिर्फ रेलवे का काम नहीं दिखेगा, बल्कि किसी के इंतजार और किसी के दिल टूटने की एक पूरी कहानी नजर आएगी। और इसके साथ एक और बात जुड़ती है। ये कविता हमें केवल एक असफल प्रेम की दुखद कहानी नहीं सुनाती, ये खुद को एनालाइज करने का, अपने अंदर झांकने का एक बहुत बड़ा अवसर भी देती है। ये हमें ये पहचानने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने जीवन की ऊर्जा वास्तव में कहाँ निवेश कर रहे हैं। क्या हम जाने अनजाने में ऐसे रिश्तों, ऐसी नौकरियों या ऐसी स्थितियों में अपना समय लगा रहे हैं जहां हम महज एक लूप लाइन पर खड़े हैं? क्या हम बिना किसी असली मंजिल के सिर्फ शंटिंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं? जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो करियर हो, दोस्ती हो या कोई निजी रिश्ता, जहां भी वो घुटन महसूस हो, वहां ये रेलवे के शब्द बहुत काम आ सकते हैं। द शंटिंग हार्ट ऑफ द लूप लाइन ने उन उलझी हुई भावनाओं को एक ऐसी आवाज और ऐसे शब्द दिए हैं जो सीधा दिमाग और दिल दोनों पर असर करते हैं। ये आवाज वास्तविकता का एक बहुत ही साफ और बिना फिल्टर वाला आईना है। इस पूरी डीप ड्राइव को समेटते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जिसे सोचने के लिए छोड़ा जा रहा है। अगर हम इस बात को मान लें कि हम सब अपने रिश्तों और जीवन की पटरियों पर दौड़ती हुई अलग अलग ट्रेनें हैं, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे सिग्नल केबिन का नियंत्रण असल में किसके हाथ में है। क्या हम अपनी जिंदगी की ट्रेन रोककर किसी ऐसे व्यक्ति के स्टार्टर सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जो असल में बहुत पहले ही अपना स्टेशन छोड़ चुका है? या फिर क्या इंसान के पास खुद ये ताकत है कि वो अपनी पटरियां खुद बदल सके और इस कभी ना खत्म होने वाली लूप लाइन से हमेशा के लिए बाहर निकल आए? ये एक ऐसा सवाल है जो उस शंटिंग नेक के अंधे मोड़ से वापस लौटने का और मेन लाइन पर दोबारा अपनी यात्रा शुरू करने का रास्ता दिखा सकता है।